Hello students, I welcome you all to my channel Concept Study. I am Vivek Banerjee, your own Vivek sir. I am here to guide you all this time for covering the syllabus of class 11th. हाँ, आपने सही सुना, मैं यहाँ पे क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स का. सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी मेरे व्यूअर्स है इस चैनल के, ये विल बी बेनिफिटेड विद द सिलेबस एंड हाउ टू स्टडी द फिजिक्स फॉर क्लास 11th. मेरा यही ट्राई रहेगा कि आप लोग इस लॉकडाउन पीरियड में घर में ही रहिए, अच्छे से रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए. Those students who have come in class 11th by taking science, physics is a very important subject. आप लोग क्लास 10th की जो फिजिक्स है उसके कंपैरिजन में क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस काफी ब्रॉड है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी पड़ेगी कि अभी का सिलेबस जो है क्लास 10th के सिलेबस से थोड़ा बड़ा हो चुका है. सो आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी भी आपको बदलनी पड़ेगी. You have to study very hard and class 11th is mainly for building up your concepts. Physics is going to be not so easy this time. So पढ़ाई को easy करके कैसे पढ़ा जाए, I will try to help you out. So my dear students, इस बार का जो क्लास 11th का फिजिक्स है इसमें आपको चैप्टर्स हो सकते हैं काफी ज्यादा है, लेकिन उसको कैसे लूसिड वे में पढ़ना है उसके लिए पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको किताब कौन सी लेनी है सर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. You have to understand about the book. So the first book that you will prefer is NCERT. बहुत ही important किताब है. This book has the gist of all the chapters. पतली पतली दो किताबें हैं लेकिन बहुत ही important है. My dear students, ये जो किताब है इसमें हर एक चैप्टर का gist बहुत ही अच्छे से दिया गया है. So the point is that इस किताब में प्रॉब्लम क्या है. अच्छाई तो मैंने बता दिया आपको. प्रॉब्लम यही है कि अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी तकलीफ आए. दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस बुक. एवरीथिंग इज गिवन इन अ वेरी जस्ट वे. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, द सेकंड बुक दैट आई विल प्रेफर टू ऑल ऑफ यू इज एस.एल. अरोड़ा. ये अरोड़ा जी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ये किताब लिखे हुए हैं. बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करके फिजिक्स को एक्सप्लेन किया गया है. सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक. माय प्रेफरेंस विल बी आप ये किताब खरीदें और ये किताब से आप पढ़ाई कीजिए. दिस इज माई चॉइस बिकॉज इन माई टाइम ऑल्सो आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस बुक. अभी भी मैं इस बुक का रेफरेंस लेता हूं आपको पढ़ाने के लिए. सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक एस.एल. अरोड़ा. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स एंड स्टेज वाइज न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं. सिंपल न्यूमेरिकल टू टफ न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन दिस बुक. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन. थर्ड वन इज आप लोग डीसी पांडे. डीसी पांडे की जो किताब है बहुत ही अच्छी किताब है. ये भी इट्स अ वेरी गुड बुक. So you can prefer this book also. This book is helpful for doing numericals. Numericals काफी अच्छे मिलते हैं इस बुक में से. So this book is also good. And moreover, the fourth book is H.C. VERMA. ये तो क्रेज है स्टूडेंट्स का. 2 पार्ट में ये किताब आती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. So very important book, H.C. VERMA की किताब. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेप्ट के रिगार्डिंग भी आपको काफी हेल्प करेगा. तो चारों किताब खरीदने हैं? नहीं, चारों किताब तो नहीं खरीदना है. एनसीईआरटी आपको जरूर रखना है. मैं आपको प्रेफर करूंगा आप एस.एल. अरोड़ा से पढ़ाई कीजिए और इन दोनों बुक में से कोई भी वन बुक आप परचेज कर लीजिए फॉर सम हायर ऑर्डर ऑफ स्टडीज. सो दैट विल बी माई सजेशन. इसके बाद आप अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, बट माई सजेशन विल बी यू कैन टेक एनी 3. फर्स्ट 2 बुक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. नीचे के 2 किताब में से कोई भी एक किताब आप ले सकते हैं. इसके सॉल्यूशंस आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे. काफी पुरानी किताब है और इसके सॉल्यूशंस गूगल में काफी अच्छे से मिलते हैं. सो दिस विल बी माय सजेशन. ऑलराइट, सो एज वी हैव सीन व्हिच बुक वी हैव टू यूज, आफ्टर दैट अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हाउ टू स्टडी. माय डियर स्टूडेंट्स, द फैक्ट इज दैट कि हमारे जो फिजिक्स का जो सिलेबस है ये स्टार्ट होता है मैथमेटिकल टूल्स बोल के एक चैप्टर से. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स. बट द पॉइंट इज दैट आई विल गिव यू सम नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. आप मेरे YouTube, आप मेरे Facebook के पेज में जा सकते हैं. वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा इस मैथमेटिकल टूल्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं. एक्चुअली यहाँ पे उसको डिस्कस करने के बजाय हम लोग फिजिक्स में जब आएंगे तब जहां पे रिक्वायरमेंट होगा जिस तरह के मैथमेटिकल टूल को यूज करने के लिए आई विल एक्सप्लेन इट देयर. दैट विल बी मच बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग.
क्योंकि वो टोटली एक मैथ्स का पोर्शन है जिसे हम यूज करके फिजिक्स को करने में, उसके डेरिवेशंस को करने में हमें हेल्प हो सकता है. So जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा, जब मैं न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अकॉर्डिंगली आई विल शो यू हाउ टू डू दैट. So we are going to start the syllabus of class 11 from the first chapter, that is physical world. इस chapter से हम लोग start करेंगे. And regarding the formulas, you can get the formulas of mathematical tools in any shorter book, or I will provide in my Facebook page. Alright, so this is physical world. We are starting from this chapter. Now, before starting the 11th physics, I would like to ask you one thing. What do you understand by physics? Physics से आप क्या समझते हैं? फिजिक्स का मतलब क्या है? ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो सकता है ज्यादा क्वेश्चंस ना आए इस चैप्टर में से, बट इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आएंगे वो फिक्स्ड होते हैं. सो यू कैन से दिस इज ओनली गोइंग टू कम. सो हम लोग आज ये पूरा चैप्टर देख लेंगे, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, बस खत्म करने वाले हैं. सो इफ यू विल से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिक्स, फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स का मतलब होता है नेचर. Physics has come from a Greek word that is called as nature. उसका मतलब क्या होता है? Nature होता है. So where lies the difference? Physics deals with the laws of nature. क्या करता है वो laws of nature के साथ deal करता है. What is that law? An apple is falling. तो क्या law है उसके पीछे? It deals with the laws of nature and its manifestation and its utilization in the physical world. उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? So physics deals with the laws of nature. Alright students. So अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये हो सकता है आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्डअप कर सके कि फिजिक्स में है क्या. If I will straight forward to say you that मैं ऑप्टिक्स का पोर्शन आपसे डिस्कस करने वाला हूं, मैं आपके साथ रिलेटिविटी का पोर्शन डिस्कस करने वाला हूं, तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस. है क्या ये रिलेटिविटी, कहां से आया? So before going further, आपको ये पता होनी चाहिए कि फिजिक्स के कितने ब्रांचेस हो सकते हैं. What are the different branches of physics? So you can see here the first branch is mechanics. What is mechanics? Mechanics आपको पता होनी पड़ेगी. So what is mechanics? Mechanics is that branch of physics which deals with particles in equilibrium or in motion. It deals with the particles. कोई भी बॉडी है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और कोई एक बॉडी है जो मोशन कर रहा है, बट उसकी स्पीड एक क्वांटिटेटिव स्पीड हो, मेजरेबल स्पीड हो, लो स्पीड हो, उस तरह के बॉडी के इंटरेक्शंस को हम लोग फिजिक्स में, मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं. ए बॉडी इज एट रेस्ट, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई हैव एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो कौन से फोर्सेस मेरे बॉडी पे लग रहे हैं? व्हाई आई एम एट रेस्ट, व्हाई द कार इज मूविंग. वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इतनी, एक्सीलरेशन इतना है. उसमें फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हम लोग तैयार करेंगे? व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे जो हम लोग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द लाइट एंड इट्स प्रोपागेशन. लाइट क्या होता है, उसका प्रोपागेशन कैसा होता है? प्रोपागेशन का मतलब वो मूव कैसे करता है, एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट के रिगार्डिंग जो भी पढ़ाई हम लोग करेंगे वो ऑप्टिक्स में आता है. नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक्स. आपको पता ही होगा थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद हीट, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर, ये सारी चीज, टेम्परेचर, सारी चीजें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे. मोरओवर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, we have studied regarding what do you understand by electrostatics, what do you understand by magnetic forces, magnetic properties, electrostatic current properties. ये सारी चीजों को मिला के हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं. Next I will say quantum mechanics. What do you understand by quantum mechanics? यहाँ पे हम लोग जो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, न्यूक्लियाइज हैं, उनके इंटरेक्शंस, सारे इंटरेक्शंस को हम लोग जनरली क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाई करेंगे इसकी. एंड व्हाट इज रिलेटिविटी? व्हेनेवर सम पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, उसकी स्टडी जहां पे होती है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एज रिलेटिविटी. सो आपको एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डिटेल्स में चले जाइए. चैप्टर्स जो आपके आएंगे वहां पे हम लोग हर एक चीज को डिटेल में जाएंगे. तो आपको इतना पता हो गया कि दिस आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. क्यों रे मोटे, दिस इज माय स्ट्रेटेजी. क्यों रे, एम ओ टी ई, ऐसे याद रख सकते हैं आप. क्यों रे मो टे.
These are the different branches of physics. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो एक ट्रिक है, जैसे मैं याद किया था, मैंने आपको इसको डिस्कस किया. नेक्स्ट इज, अब क्या आएगा, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इस पे चलते हैं, देखते हैं. देखिए, जो एग्जाम में आने वाला है, आता था और आता रहेगा. एक ही क्वेश्चन आएगा. क्या आएगा वो देखिए. दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में अभी तक जितने भी फोर्सेस हमने डिस्कवर किए हैं, सारे इन चारों में से ही हैं. इसके बाहर पांचवा कोई फोर्स अभी तक नहीं आया है. सो दिस आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. क्वेश्चन यहां से बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे. सो व्हाट आर देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस. 4 फंडामेंटल फोर्सेस है. उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से देखिए, पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये 4 फोर्सेस हैं. चलिए इसके डिटेल्स में जाते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी. आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में. Whenever there are two bodies having mass, they are attracted towards each other with a force. That force is called as gravitational force. G into m1 m2 by r square, where m1 m2 is the mass of two different bodies. G is called as gravitational constant, and r is the separation between the two bodies. ये आप पढ़ चुके हैं. This is called as gravitational force. Very easy. आता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कभी नहीं पूछेगा, डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा. पूछता क्या है? व्हाट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर. हमारे इस पूरे विश्व ब्रह्मांड जगत में सबसे जो स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट फोर्स है, कौन सा फोर्स है? दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर. सो क्वेश्चन ये पूछेगा, व्हाट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर? दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट देखिए, ये है 1 मार्क क्वेश्चन का एक जगह जो आता ही रहता है, ऑलवेज इट कम्स. नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. व्हाट इज दैट? वीक न्यूक्लियर फोर्स. जनरली ये फोर्स हम लोग पढ़ते हैं, जनरली ये फोर्स का यूटिलाइजेशन कहां पे होता है? इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में. देयर आर सम न्यूक्लियर रिएक्शंस कॉल्ड एज बीटा डिके. हम लोग पढ़ते हैं बीटा डिके. क्या होता है बीटा डिके? एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन है ये. इस न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो. सो व्हाट आई वाज सेइंग टू ऑल ऑफ यू इज, बीटा डीके कैसा प्रोसेस है? बीटा डीके इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन. एक न्यूक्लियर एक्टिविटी है जहां पे क्या होता है, 2 तरह के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं. नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन एंड नंबर 2 इज न्यूट्रिनो. व्हाट इज न्यूट्रिनो? एक तरह का एलिमेंट्री पार्टिकल है जहां से जो क्या होता है, मासलेस एंड चार्जलेस होता है. सो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द इंटरैक्शन. ये कहां पे काम में आता है? इस तरह का फोर्स, इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. बीटा डीके के प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो रिलीज होता है, तब इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स काम करता है, वो कैसा फोर्स होता है? वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है. Have you understood? This is called as weak nuclear force. वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि वीक है. वीक लिखे मतलब वीक होगा, इसलिए वीक लिखे. दिस इज अ वीक फोर्स, बट दिस इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है. वी हैव स्टडीड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स. इट इज द वीकेस्ट फोर्स. उससे ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है कौन? वीक न्यूक्लियर फोर्स. Next, let us see what you mean by electromagnetic force. What do you mean by electromagnetic force? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2 तरह के फोर्स से बना हुआ है. एक होता है इलेक्ट्रो से आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड मैग्नेटिक से आया है मैग्नेटिक फोर्सेस. 2 तरह की चीजों से आया है. एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिटेल्ड में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे इस चैप्टर को. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, it is the force between 2 charged particles at rest. खाली 2 charged particles है? नहीं, more than 2 particle के साथ भी हो सकता है. ऐसी कोई बात नहीं. Generally, whenever the charges at rest, the force acting between the charges at rest is called as electrostatics. And what do you mean by magnetic force? आप सबको पता है, the force between the 2 poles of a magnet.
Like poles of a magnet repel each other, unlike poles attract each other. तो कैसे रेपल किया? फोर्स लगाया, धक्का मारा, तब जाके रेपल हुआ. उसी तरह से अट्रैक्ट किया. So the force acting between the two poles of a magnet is called as a magnetic force. So we know that अब दोनों को एक साथ क्यों लिखे हैं? Generally you have also studied in class 10 in magnetic effects of electric current. आप पढ़े होंगे इस चैप्टर में कि whenever there is a current carrying conductor, it shows some magnetic properties. पढ़े कि नहीं पढ़े? We have studied. हमने क्या पढ़ा था? करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर रिंग्स फॉर्म करते हैं. सो कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्मेशन होता है. सो वी हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग्स कि whenever there is current flowing in any sort of conductor, it shows some magnetic properties. And this is also a fact that whenever there is a magnetic field, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मूविंग चार्ज पे वो फोर्स अप्लाई करता है. सो व्हाट आई विल से दैट व्हेनेवर देयर इज करंट इन एनी बॉडी, इट हैज सम मैग्नेटिक फील्ड, इट हैज सम मैग्नेटिक इफेक्ट्स. थोड़ा अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स वो शो करता है. एंड व्हेनेवर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, इट अप्लाइज फोर्स ऑन एनी मूविंग चार्ज. सो बोथ कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम ईच अदर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फोर्सेस को अलग से हम नहीं पढ़ेंगे. दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे. इसीलिए दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ए हायर फोर्स देन वीक न्यूक्लियर फोर्स. उससे बड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन इसमें से ये बनता है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. राइट, आप पॉज करके नोट्स अपने खुद तैयार किया कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है इसी में से. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर. स्ट्रॉन्गेस्ट. जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. देखिए स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, पता ही चल रहा है स्ट्रॉन्ग है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग, खाली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द होल यूनिवर्स अभी तक में जो हमने डिस्कवर किया है. सो है क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? कहां काम में आता है? व्हाट इज दिस? अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. पहले ये मुझे बताइए कि न्यूक्लियस कहां होता है. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम. सबको पता है ये बात. सर सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है. हाँ, उसमें भी होता है, वो बायो में पढ़ेंगे. यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे? एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है. माय डियर, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है. दोनों को मिला के हम उसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. सो माय डियर, एक छोटा सा एटम, मैंने एटम बनाया. सर इतना बड़ा एटम नहीं होता है, मुझे पता है इतना बड़ा एटम नहीं होता, पर समझाने के लिए बनाना तो पड़ेगा. सो सपोज दिस इज एन एटम, और इस एटम के भीतर में न्यूक्लियस है और छोटा. सर इतना बड़ा भी न्यूक्लियस नहीं होता है. चलो मान लिया मैंने इतना बड़ा न्यूक्लियस नहीं होता है. दोनों को मिला के ये रहा न्यूक्लियस. बड़ा करके देख रहे हैं इसको. न्यूक्लियस के अंदर देयर आर प्रोटॉन्स. व्हाट आर प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. और न्यूक्लियस के अंदर में आपका न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. सो इतने छोटे से स्पेस में दो प्रोटॉन एक साथ हैं, दो न्यूट्रॉन एक साथ हैं. वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से चलें, सो लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर. एक दूसरे से रिपल्सिव इंटरेक्शन करेंगे, रिपल्सिव फोर्स का अप्लाई करेंगे. सो अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन अगर रेपेल करता तो न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता. रेपेल करते और ये एक दूसरे से दूर दूर भाग जाते. देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. सो मैटर का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता. सो देयर शुड बी सम फोर्स. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो यहां पे काम कर रहा है, तो रिपल्सिव इंटरेक्शन का जो फोर्स काम कर रहा है दो प्रोटॉन के बीच में, इससे भी बड़ा कोई फोर्स होगा यहां पे जो इन दोनों प्रोटॉन्स को एक साथ बांध के रखा हुआ है, तो न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांध के रखा हुआ है.
which is much higher than this force. The repulsion force between the two protons here or two neutrons here. That force is called a strong nuclear force. The force which binds the two protons and the two neutrons together inside the nucleus of an atom. जो न्यूक्लियॉन्स को एक साथ रखता है, न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस बनाए रखता है, that type of force is called a strong nuclear force. And this force is so high that छोटे से स्पेस में huge amount of protons को कैप्चर करके रख सकता है. That's why this is called a strong nuclear force. It's the strongest force. I hope you have understood these four forces. So how these forces are related to each other, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और यही पूछता है क्वेश्चन. बड़े तीन चीजें पूछते हैं माय डियर इस चैप्टर में से. व्हाट आर द थ्री थिंग्स, व्हाट आर द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, नंबर 1 क्वेश्चन. और इसके एक्सप्लेनेशंस, स्पेशली एक्सप्लेनेशन पूछता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का. ये दोनों नहीं पूछता है. सो एक हो गया क्वेश्चन ये, एक हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक्सप्लेनेशन. सेकंड क्वेश्चन फ्रेम हो गया. एंड तीसरा क्वेश्चन फ्रेम होता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दिस फोर्सेस. ये हो गया 3 क्वेश्चन. हाँ बोल सकते हैं चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द वीकेस्ट फोर्स, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. तो 5 क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पोर्शन. इसको छोड़ के पूरा जितने भी बुक में जो फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर है कुछ भी नहीं पूछता है. मेरे आइडिया में अभी तक इससे बाहर कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है. अगर फ्रेम हुआ हो देन कमेंट बिलो, मुझे भी बताइए, मुझे भी जान के अच्छा लगेगा. सो what is the relationship? So the force of gravitation is related to force of weak nuclear force, to force of electromagnetic force and strong nuclear force. So question ऐसा फ्रेम होता है, arrange them according to their strengths. So strongest कौन है? Strong nuclear force. Next कौन है? Electromagnetic force. After that weak nuclear force and after that gravitational force. So इसका रेशियो इस तरह से 1:10 to the power of 25 is to 10 to the power of 36 is to 10 to the power of 38. ये रिलेशन is the strongest one, this is the weakest one. So ये है आपका portion from the chapter physical world. I hope you have understood the portion. इसके बाहर और कुछ मत पढ़िए, जरूरत नहीं है. So this is the portion. I think you have understood what you mean by physical world. कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में से. So this is the gist of the whole chapter. So let us revise the whole portion. अगर मैं रिवाइज करूं so आपको इतना बताना है कि what are the 4 fundamental forces. Sir, gravitational force, next weak nuclear force, next electromagnetic force, next strong nuclear force. Gravitational force is the weakest force. Weak nuclear force beta decay में काम आता है, interaction between electron and neutrino. Electromagnetic force हमने पढ़ा इसको. Strong nuclear force, the force that binds the nucleons together. Strongest, weakest and strongest. And what is the relationship? You have got the relationship here. इसको याद रखिए. बस this much is the syllabus. Suppose this much is the portion from the chapter physical world. I hope you have understood. And in the upcoming classes, we will start from units and dimensions chapter. यहाँ से शुरू होता है. So I hope you have understood the chapter very nicely. In the future videos, in the upcoming videos, we will start from the units and dimensions. Till then,